Good afternoon, everyone. A very good afternoon, one and all. मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है या फिर क्लियर आ रही है? आप एक बार बता दीजिएगा मुझे। आप ऑल चैट वहां से इनेबल कर दीजिएगा, तब आपका चैट मुझे शो होगा, ठीक है? चैट बॉक्स में दो ऑप्शन होगा, एक होगा सेल्फ चैट का, दूसरा होगा ऑल चैट का। तो ऑल चैट इनेबल कर दीजिएगा, तब मुझे आपका चैट शो होगा। फिर मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। वन शीट्स क्लियर। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ अपने एंड से। चैट बॉक्स में दो ऑप्शन होगा, एक होगा सेल्फ चैट का, दूसरा होगा ऑल चैट का। तो ऑल चैट इनेबल कर दीजिएगा, तब मुझे आपका चैट शो होगा। मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। वन शीट्स क्लियर। ठीक है, तो सब कुछ सही चल रहा है। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस होता है, यहाँ पे एक होगा सेल्फ चैट का ऑल चैट में, और नीचे होगा ऑल चैट। तो ऑल चैट में जाइएगा, तब आपका चैट मुझे से होगा। जो भी बच्चे न्यू ज्वाइन किए हुए उनको पता नहीं होगा, ठीक है? तो हम पढ़ रहे थे यूनिट 2। यूनिट 2 का हमारा एक क्लासेस हो चुकी हैं, आज होगी यूनिट नंबर 2 की हमारी दूसरी क्लास। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और पढ़ना स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, तो यूनिट 2 पढ़ रहे हैं हम, साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। यूनिट 1 इससे पहले कंप्लीट हो चुका था, सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐप में है, आप उसको देख लीजिएगा। यूनिट 2 का हमारा डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, ये पहला टॉपिक हो चुका था। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? लर्निंग पढ़ेंगे, उसके लॉस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे, और उसके प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, यहाँ तक पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, बाकी अगले क्लासेस में आगे की टॉपिक्स पढ़ी जाएगी। अब देखिए सिलेबस में बच क्या गया, इसके बाद में अगर बात करें सिलेबस पे एक बार देखते हैं, तो साइकोलॉजी हो गया थोड़ा सा, फिर ये थोड़ा सा टाइम लगे चैप्टर नंबर 3 में, फिक्सर विक्सर वाले में थोड़ा समझने वाला है, तो इजी है, अच्छे से पढ़ा दूंगा। यूनिट 4 एनाटॉमी में बेसिक बेसिक दिया हुआ है, तो उसको भी करा ही दूंगा। किनेसियोलॉजी भी ज़्यादा कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स मेडिसिन है, हेल्थ एजुकेशन थोड़ा याद करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स थ्योरी वाला चैप्टर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि एक एक गेम के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और टेस्ट एंड मेजरमेंट भी ईजी है। तो जल्दी हमारा आने वाले 1 डेढ़ 2 महीने में क्लासेस खत्म हो जाएंगी। इसकी एग्जाम कब तक होगी, आप लोगों को डाउट आ रहा होगा, तो मेरे हिसाब से इसकी एग्जाम आपकी दिसंबर के आसपास हो सकती हैं। तो कैसे भी करके हमें, अभी चल रहा सितंबर नहीं तो नवंबर तक हम पूरा कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा मैं। अभी तो मैंने फटाफट चैप्टर्स कंप्लीट करा देता हूँ, फिर मैं आपको बीच बीच में एमसीक्यूज टेस्ट भी करा दूंगा। और फिर एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा कोर्स, फिर आप हम मेंस राइटिंग की आपको मैं क्वेश्चंस बना के दूंगा, आपको आंसर लिख के देना पड़ेगा, या फिर मैं आपको आंसर ही बताऊंगा, ऐसे आपको आंसर लिखना है, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, मेंस की भी। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया, ये वाला टॉपिक पहला वाला। आज हमें स्टार्ट करना है लर्निंग, उसके लॉस और ट्रांसफर लर्निंग और प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग के बारे में। लर्निंग होता क्या है? तो ऐसे सोचेंगे तो लर्निंग क्या होता है? लर्निंग सोचेंगे कि यार कोई भी चीज़ को याद करना लर्निंग होता है, कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं वो लर्निंग होता है। बोलते हैं ना, या तो विन है या तो लर्न है। तो लर्निंग होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे देखेंगे, एक एक चीज मैंने फ्रेम करके लिखा हुआ है। लर्निंग इज डिफाइंड एज एनी रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। मतलब क्या हो रहा है, आपका रिलेटिवली बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं। कैसा भी चेंज आ रहा है? परमानेंट चेंज आ रहा है। लर्निंग इज डिफाइंड एज एनी रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। अब वो जो परमानेंट चेंज आ रहा है हमारे बिहेवियर में, कोई भी रिलेटिव किसी भी चीज के अकॉर्डिंग में आ रहा है। अब हमारा जो बिहेवियर में बर्ताव आ रहा है वो कैसे आ रहा है? अब जब हम कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जा रहा है, जो भी हम एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं, तो उसी एक्सपीरियंसेस से, उसी प्रैक्टिस से जो भी हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं, वही आपकी लर्निंग है। तो द ह्यूमन बींग्स रेगुलरली रिमेन इन द लर्निंग फेज। अब क्या बोला है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हमेशा हम लर्निंग फेजेस में रहते हैं, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं, जैसे जैसे आगे एक्सपीरियंसेस गेन करते जा रहे हैं। तो बाई इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट, जैसे हम वातावरण में अपने अपने सराउंडिंग्स में जो भी सीख रहे हैं, तो दिस एक्सपीरियंसेस
मेक हिम और हर टू चेंज और मॉडिफाई हिज और हर बिहेवियर इन ऑर्डर टू डील इफेक्टिवली विथ इट। तो ये क्या होता है, जो भी हम सीख रहे हैं तो वो एक्सपीरियंसेस हमें हेल्प करते हैं अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाने के लिए, ताकि हम वहाँ पे अच्छे से रह पाए, इफेक्टिवली जी पाए। तो जैसे कि क्या हो गया, स्किल्स हो गया, आप कोई भी चीज़ का सीख रहे हैं, कोई भी नॉलेज ले रहे हैं, आपकी कोई भी हैबिट है, आपका कोई भी बिहेवियर है, एटीट्यूड है, आपका कोई भी इंटरेस्ट है, और ऐसे अदर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं, आर ऑल द रिजल्ट्स ऑफ लर्निंग। ये सारे हमारे लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम बोल सकते हैं लर्निंग क्या है, यूनिवर्सल है, मतलब चलते रहता है, हर तरफ से आपको लर्निंग मिलते जा रहा है। लर्निंग इज बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका बिहेवियर में क्या ला रहा है, चेंज ला रहा है। लर्निंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लर्निंग हमेशा चलते रहता है, क्योंकि लर्निंग इंक्लूड्स कॉपरेशन एंड एडजस्टमेंट। अब कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें कॉपरेट करना पड़ता है कहीं भी, और एडजस्ट करना पड़ता है। लर्निंग इज एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट। अब हम लर्निंग कर रहे हैं, जैसे जैसे एज बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है, हम एडवांस होते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नया नया चीज़ सीखते जा रहे हैं। तो लर्निंग इज एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट हो रहा है हमारा। लर्निंग इज गेनिंग न्यू एक्सपीरियंसेस, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं। लर्निंग क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, आपको जो चाहिए आप वही सीखते हैं। तो ये एक डेफिनेशन दिया है गिलफोर्ड ने, जो साइकोलॉजिस्ट थे। वी मे डिफाइन द टर्म वेरी ब्रॉडली इन सेइंग दैट लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। लर्निंग क्या बोला इन्होंने, कोई भी बिहेवियर हमारा चेंज है वो किससे रिजल्ट आ रहा है, हमारे खुद के बिहेवियर से चेंज आ रहा है। तो ये आपका डेफिनेशन दिया है गिलफोर्ड ने। तो ये लर्निंग के बारे में मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बताया आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो मेन इसके क्वेश्चंस आते हैं, जहां से लॉज ऑफ लर्निंग से आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिया था, तो ये दिया था आपका एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अब यहाँ पे आ रहा है लॉज ऑफ लर्निंग, तो ली से लर्निंग आ रहा है, ठीक है। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया है, ऐसे करके याद कर सकते हैं अगर आप भूल जाएंगे तो, ठीक है। लॉज ऑफ लर्निंग, ली से क्या हो गया, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का नाम ली लिया मैंने, और लर्निंग, लर्निंग के लॉज को किसने दिया था, ली ने दिया था, मतलब एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था। तो अब और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है इसी इमेज से, व्हाट आर द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, मतलब जो मुख्य तौर पे मेन लॉज हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस है आपका, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, और तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। अब पूछ दे क्वेश्चन में विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। अब आपको ऑप्शन नंबर ए में दे दिया लॉ ऑफ रेडीनेस, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 में दे दिया लॉ ऑफ प्राइमेसी। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लॉ ऑफ प्राइमेसी इज नॉट द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। ये बेसिक सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सब आपके सेकेंडरी लॉज है या फिर सबऑर्डिनेट लॉज, मतलब जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्टार्टिंग के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। अब एक एक लॉस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेरी वॉइस तो ब्रेक तो नहीं हो रही है, सब कुछ क्लियर चल रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है ना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप चैट बॉक्स में सिंपली ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए लॉज ऑफ लर्निंग में अगर हम, मैंने बताया आपको मुख्य तौर पे 3 लॉज हैं जो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक, तो जिसको हम लॉज ऑफ लर्निंग बोलते हैं। अब क्या बोला है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स एक्वायर बिहेवियर थ्रू एसोसिएशन ऑफ स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। अब इन्होंने क्या बोला है, जो भी ह्यूमंस होते हैं, इंसान होता है या फिर कोई भी जानवर होता है, वो बिहेवियर को कैसे एक्वायर करता है, एसोसिएट करके, कैसे, कोई स्टिमुली और रिस्पॉन्स को, ठीक है। अब मान लीजिए क्या बोला इन्होंने, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके कढ़ाई में, गैस में पानी गर्म हो रहा है, अब आपने छुआ उसको, तो क्या हुआ, जैसे आपने छुआ तो आपके क्या चेंज आ रहा है ना कुछ इंटरनल इन्वायरमेंट में, यार गर्म है, इसको छूंगा तो जलेगा, तो वो क्या है, स्टिमुलस है आपका। और रेस्पॉन्स क्या हुआ, आपने क्या एक्शन लिया जब वो आपको स्टिमुली मिला, तो स्टिमुली मिला, मैं हाथ जल रहा है, गर्म है, तो मैं रेस्पॉन्स क्या किया, मैंने हाथ हटा लिया। अब हाथ हटाया तो ये क्या मेरा एक्शन है, मतलब ये रेस्पॉन्स है मेरा। तो इन्होंने यही बोला है, जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो एक्वायर करते हैं कोई भी बिहेवियर को कैसे, एसोसिएट करके, यार ये गर्म है, इसको मैं छूंगा तो जलेगा, तो मैं नहीं छूंगा इसको। तो ऐसा मतलब इन्होंने बताया, इसका मतलब था। अब जो इन्होंने मुख्य तौर पे 3 प्राइमरी लॉज दिए थे, वो थे आपके लॉ ऑफ इफेक्ट, दूसरा था लॉ ऑफ रेडीनेस, और तीसरा आपका है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। काफी बेहतरीन एग्जाम्पल से इस इमेज में बताया गया है। अब लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होगा, आई लव ईटिंग, मतलब मुझे खाना पसंद है, आई लव ईटिंग चॉकलेट अगेन एंड अगेन, बिकॉज एवरी टाइम आई ईट इट आई फील सो गुड, यम यम। मतलब हर बार मैं खाता हूँ मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है खाना, क्यों, क्योंकि मुझे पसंद है, वो अच्छा लगता है खाने में। तो लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब कोई भी चीज का प्रभाव आ रहा तभी मैं उस काम को कर रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा और अच्छे से, अभी एग्जाम्पल लेके समझ लीजिएगा, पहले से थोड़ा आइडिया आएगा आपको। फिर क्या बोला, लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडीनेस मतलब समझ रहे हैं, कोई तैयार होना,
अब वही बोला है इस एग्जाम्पल में, क्या बोला है, स्टूडेंट्स यू लर्न बेस्ट व्हेन यू नो व्हाई यू नीड टू लर्न। अब हम कोई भी चीज को तभी पढ़ते हैं जब हमें पता रहता है कि भाई मुझे क्यों पढ़ना है। अब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अगर आपके पास कोई तैयारी नहीं है, आपको पता है कि मुझे एग्जाम देना है, मुझे उस एग्जाम के लिए तैयारी करना है, तो आप रेडी होके आए ना। अब मैं ऐसे मान लीजिए कोई एग्जाम ही नहीं है, आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो आप कोई चीज के लिए तैयारी नहीं है, जब तक आप रेडी नहीं है कोई चीज को सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। फिर क्या बोले, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में, आई हैव स्टॉप स्टडिंग सो लॉन्ग अगो, नाउ इट्स सो हार्ड टू सिट एंड स्टडी अगेन। अब मैं कोई काम को करना छोड़ दिया हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है उस काम को वापिस से करना। तो इसमें इस लॉ में क्या बोला है, जब तक मैं कोई काम करते रहूंगा तो वो होते रहेगा, जैसे ही मैं करना छोड़ दूंगा तो वो हट जाएगा। आगे बात करेंगे और अच्छे से लॉ के बारे में, ठीक है। और एक एग्जांपल है इसी लॉ के बारे में, आई हैव बीन स्टडिंग एवरी सिंगल डे एंड इट्स गेटिंग इजियर एंड इजियर टू स्टडी। वहीं दूसरी तौर क्या बोलिए, मैं पढ़ते जा रही हूँ और मुझे और अच्छा लग रहा है और इंटरेस्ट आ रहा है और इजियर होते जा रहा है मेरे लिए पढ़ना। तो तीनों लॉस के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। अभी और अच्छे से एक एक लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लॉ है आपका प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग का, लॉ ऑफ रेडीनेस। अब इसमें क्या बोला है, एक एक लाइन आपको बताऊंगा मैं। अ पर्सन लर्न्स व्हेन ही इज रेडी टू लर्न। मैं तभी कोई चीज सीखूंगा जब मैं तैयार होकर आऊंगा पढ़ने के लिए। इफ द चाइल्ड इज रेडी टू लर्न ही लर्न्स मोर क्विकली। अगर मैं तैयार हूँ तो मैं कोई भी चीज को जल्दी सीखूंगा, अच्छे से सीखूंगा, इफेक्टिवली सीखूंगा एंड विद ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दिस शोज अस नॉट टू फोर्स द चाइल्ड टू लर्न इफ इज नॉट रेडी टू लर्न। तो ये हमें क्या सिखाता है कि हमें बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए अगर वो कुछ सीखना नहीं चाहता है तो। द टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स बाय स्टिमुलेटिंग देयर अटेंशन, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। अब क्या बोला है, टीचर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए बच्चों को मोटिवेट करे, उनको स्टिमुलेट करे, उनका अटेंशन अट्रैक्ट करे, उनका इंटरेस्ट बढ़ाए, क्यूरियोसिटी बढ़ाए, उनके पढ़ने के लिए ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ताकि बच्चे रेडी होकर उस चीज में पार्टिसिपेट करें। तो इसका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव है जो एज इट इज एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है आपका, कौन से लॉ में दिया गया है ये, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप घोड़े को तालाब के पास तो ले जा सकते हैं, पानी के पास, पर आप उसको पानी पिला नहीं सकते जब तक वो खुद पीना नहीं चाहता है। तो द लॉ ऑफ रेडीनेस इन स्पोर्ट्स रेफर्स टू द आइडिया दैट एथलीट्स परफॉर्म बेस्ट व्हेन दे आर फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्किल और एक्टिविटी। अब यही चीज आपका लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब एथलीट्स के बारे में बात कर रहा है, स्पोर्ट्स के फील्ड में बात कर रहा है कि एक अच्छा एथलीट तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा जब वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों तीनों डोमेन्स में अच्छे से प्रिपेयर होके जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कुड बी, अब एग्जाम्पल हो गया आपका स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस मैंने ऐड किए एग्जाम्पल्स। तो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कुड बी अ टेनिस प्लेयर वेटिंग टू रिटर्न अ सर्व। अब टेनिस प्लेयर क्या कर रहा है, उधर से मान लीजिए कल आपने मैच देखा होगा ग्रैंड स्लैम का, यूएस ओपन का, मान लीजिए नोवाक जोकोविच सर्व कर रहा है, ठीक है। अब सामने वाला प्लेयर जो है ओपोनेंट, वो क्या कर रहा है, कार्लोस अल्कारेज रेडी नहीं है सर्व रिटर्न करने के लिए। अब उसने सर्व किया, मैं रेडी नहीं हूँ, अब उसे सर्व कर दिया तो क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो मुझे रेडी होगा तब तो वो सर्व करेगा। तो वही बोला है इस लॉ एग्जाम्पल में कि अगर मैं रेडी रहूंगा उस रिटर्न सर्व के लिए, तभी मैं उस पर रिएक्ट कर पाऊंगा, तभी वो अच्छे से इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही आगे बोला था, इफ द प्लेयर इज नॉट इन द रेडी पोजिशन, फोकस ऑन द ओपोनेंट एंड मेंटली प्रिपेयर टू रिएक्ट क्विकली, दे आर लेस लाइकली टू इफेक्टिवली रिटर्न द सर्व कंपेयर टू व्हेन दे आर फुली प्रिपेयर्ड एंड एंटिसिपेटिंग द शॉट। अब वो रेडी नहीं है तो कैसे एंटिसिपेट कर पाएगा, भाई बॉल द बाउंस हो कितना स्पीड से जा रहा है। In a sense, readiness enhances performance in sports by ensuring athletes are primed to executive skills with optimal efficiency and effectiveness. तो वही बोला है, अगर आप रेडी होकर आएंगे तो आप अच्छे से कोई भी चीज को एग्जीक्यूट कर पाएंगे अच्छे एफिशिएंसी के साथ और अच्छे इफेक्टिवनेस के साथ। तो ये था हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में। अब दूसरा जो लॉ है हमारा वो क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करते हैं हम, क्या बोला है दूसरे लॉ में, लॉ ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। मतलब यूज करो और डिसयूज करो। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। तो इसका ट्रिक क्या बन जाएगा, एक्सरसाइज करते वक्त हम मसल्स को क्या करते हैं, यूज और डिसयूज करते हैं। यूज करते हैं, डंबल उठाया यूज किया, फिर डिसयूज किया। तो एक्सरसाइज में मसल्स को हम यूज करते हैं और डिसयूज करते हैं। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज आल्सो नोन एज व्हाट, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। तो इसमें क्या करते हैं, लर्निंग बाय रिपीटिंग द थिंग। सिंपल सा है, अगर हम करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा कोई भी चीज। तो लर्निंग बाय रिपीटिंग द थिंग्स। तो लॉ ऑफ यूज में क्या हो जाएगा, द लर्निंग आर स्ट्रेंथन विथ रिपीटेड ट्रायल और प्रैक्टिस। लर्निंग हमारी मजबूत होगी, स्ट्रेंथन होगी कब, जब हम उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। लॉ ऑफ डिसयूज में क्या बोला, लर्निंग आर वीकेंड व्हेन ट्रायल और प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यूड। लर्निंग कमजोर हो जाएगी कब,
जब ट्रायल या फिर उसकी प्रैक्टिस डिसकंटिन्यूड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ डिस्यूज में बोला गया है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे स्पोर्ट्स में, कंसीडर अ स्विमर हु रेगुलरली प्रैक्टिसेस फ्री स्टाइल स्ट्रोक्स। स्विमिंग में 4 स्ट्रोक होते हैं ना आपका, तो उसमें से फ्री स्टाइल होता है सबसे बेसिक वाला। तो मान लीजिए एक स्विमर है जो रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है किसका, फ्री स्टाइल स्ट्रोक का, बट नेग्लेक्ट्स प्रैक्टिसिंग ब्रीस्ट स्ट्रोक। तो ब्रीस्ट स्ट्रोक होता है आप कैसे करते हैं, पर उसको क्या कर रहा है, एक ही चीज का प्रैक्टिस कर रहा है फ्री स्टाइल का, और वो ब्रीस्ट स्ट्रोक का प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। ओवर टाइम क्या होता है, टाइम के साथ द स्विमर फ्री स्टाइल टेक्निक इंप्रूव्स ड्यू टू द कंसिस्टेंट यूज एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ दोस स्किल्स। अब मैं फ्री स्टाइल की डेली प्रैक्टिस करता था तो मेरा इंप्रूव होता गया। However, because breast stroke is not practiced as frequently, अब वो ब्रीस्ट स्ट्रोक की तो प्रैक्टिस करता नहीं था, तो क्या हुआ, द स्विमर्स प्रोफिशिएंसी इन दैट स्ट्रोक मे डिक्लाइन और नॉट इम्प्रूव एट द सेम रेट। तो उसमें मेरी क्या हो गई, लॉ ऑफ डिस्यूज हो गया। ये मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो मैं उसमें और खराब होता गया, इंप्रूव नहीं कर पाया इन कंपैरिजन टू द सेम रेट इन विच आई हैव इंप्रूव ऑफ व्हाट, फ्री स्टाइल। तो ये आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आपका हिंदी में नोट्स है। अब बात करेंगे इसी के बारे में और अच्छे से, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में कुछ और पॉइंट्स हैं। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज अ लर्निंग लॉ, ये सारे लर्निंग के लॉज हैं। ठीक है, दैट स्टेट्स दैट मोर आ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आर एसोसिएटेड। मैंने बताया था स्टिमुलस का रिएक्शन, कोई भी आपका चेंज आ रहा है इंटरनल इन्वायरमेंट में या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वो स्टिमुलस हो गया, और रेस्पॉन्स क्या हो गया, मेरा उस पर क्या रिएक्शन है। तो जब तक ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों एसोसिएट नहीं होंगी, द मोर लाइकली द रिस्पॉन्स विल फॉलो द स्टिमुलस। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट पीपल लर्न बाय डूइंग नॉट बाय वॉचिंग अदर्स। तो जब तक आप कोई काम को करके नहीं करेंगे वो आपको नहीं होगा उसका फायदा, उसमें आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज द सेकंड लॉ ऑफ लर्निंग इन थॉर्नडाइक्स स्टिमुलस रेस्पॉन्ड बॉन्ड थ्योरी। एसआर बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज को, स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये ऑल्सो नोन एज दिस थ्योरी को ये भी बोलते हैं। इट स्टेट्स दैट प्रैक्टिस एंड ड्रिल्स हेल्प टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ लर्निंग। तो यही बोला है, अगर कोई भी ड्रिल को हम करेंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ऑफ लर्निंग बढ़ जाएगी, मतलब लंबे समय तक हम उसको कर पाएंगे। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो स्टेट्स दैट मोर अ पर्सन प्रैक्टिसेस समथिंग द बेटर दे आर एबल टू रिटेन दैट नॉलेज। वही बोला है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने लंबे समय तक हम कोई भी नॉलेज को रिटेन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर में हैव स्टूडेंट्स राइट स्पेलिंग वर्ड्स 3 times each एंड देन यूज देम इन अ सेंटेंस। अब टीचर प्रैक्टिस करा रहा है डिक्टेशन का, डेली बच्चों को 3 वर्ड लिखवा रहा है उसी चीज की, तो बच्चों को स्पेलिंग याद हो जाएगा ना, तो आगे उस सेंटेंस में अच्छे से यूज कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करते हैं। काफी डिटेल में मैंने बता दिया आपको एक लॉस के बारे में। पहला लॉ क्या था हमारा, लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा प्राइमरी लॉ क्या था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको हम लॉ ऑफ यूज एंड डिस्यूज भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा लॉ जो है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, अब इफेक्ट कैसा होगा, इफेक्ट हमारा कैसा चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा, लॉ ऑफ इफेक्ट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सेटिस्फैक्ट्री। तो लर्निंग इज स्ट्रॉन्गर व्हेन जॉइंड विद अ प्लीजिंग और सेटिस्फाइंग फीलिंग। अब कोई भी चीज मुझे अच्छा तभी लगेगा जब मुझे उस काम में मजा आएगा, सेटिस्फाइंग वाली फीलिंग मिलेंगी। तो इफेक्ट कैसा होना चाहिए, कोई भी काम करने में सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, मतलब मुझे एटलीस्ट खुश करे। तो ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। इन अदर वर्ड्स, learning can be said to have taken place properly when it results in satisfaction and the learner derives pleasure from it। वही है, करूंगा प्लेजर मिलेगा तो मैं उसको अच्छे से कर पाऊंगा। इन द सिचुएशन when the child meets failure or is dissatisfied, the progress of learning is blocked। अब मुझे कोई काम में मजा नहीं आ रहा है, बेकार लग रहा है, तो मैं उस काम को करूंगा नहीं करूंगा, तो उस काम में मैं एक्सेल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो द लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट्स दैट व्हेन अ स्टिमुलस रिसीव्स अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स। तो इस लॉ में क्या बोला है कि जब भी कोई स्टिमुलस रिसीव करता है क्या, पॉजिटिव रेस्पॉन्स। अब मुझे पता था कि मैं कढ़ाई छूंगा तो मेरा हाथ गर्म है, कढ़ाई छूंगा तो जल जाएगा हाथ, तो मैं छूंगा उसको नहीं छूंगा क्योंकि मेरा नेगेटिव रेस्पॉन्स आ रहा है स्टिमुलस से। पर वही अगर स्टिमुलस से क्या होगा, मुझे कहीं मान ली जला है, अब स्टिमुलस में बर्फ डालूंगा उस पर, तो स्टिमुलस दे रहा हूँ तो क्या होगा, मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, तो मैं रखूंगा ना भाई बर्फ को। तो वही बोला है लॉ ऑफ इफेक्ट में, व्हेन अ स्टिमुलस रिसीव्स अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स द बिहेवियर इज मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। ठीक है, जब मुझे कोई भी काम करने में अच्छा लगे तो बार बार वो चीज रिपीट होगा। एंड व्हेन अ स्टिमुलस रिसीव्स अ नेगेटिव रिस्पांस द बिहेवियर इज मोर लाइकली टू हैपन लेस फ्रीक्वेंटली। मैं उसको कम बार करूंगा जब मुझे उस कोई काम से नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा कोई भी पर्टिकुलर स्टिमुलस से। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कढ़ाई वाला, कढ़ाई छूंगा तो गर्म है, हाथ जल रहा, तो मैं स्टिमुलस से रिस्पांस मिला, मैं नहीं करूंगा उस काम को क्योंकि नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है मेरा बिहेवियर। अब वही बोला मेरा हाथ जला हुआ तो बर्फ को रखूंगा ना उसके ऊपर कि भाई मुझे राहत मिल रहा है,
अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये आपका लॉ ऑफ इफेक्ट हो गया। और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है स्पोर्ट्स के बारे में। इन स्पोर्ट्स अ क्लियर एग्जांपल वुड बी अ बास्केटबॉल प्लेयर प्रैक्टिसिंग फ्री थ्रोज। बास्केटबॉल प्लेयर है, फ्री थ्रो की प्रैक्टिस कर रहा है। इफ दे कंसिस्टेंटली मेक शॉट्स एंड रिसीव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रेज फ्रॉम द कोच। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या क्या चीज में मिल रहा है, उसको तारीफ मिल रहा है कोच से। क्यों? क्योंकि वो हर बॉल बास्केट के अंदर डाल रहा है, तो उसका मन बढ़ेगा, प्लेइंग टाइम बढ़ेगा, उसको खेलने का मौका मिलेगा। दे आर मोर लाइकली टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग। अब वो क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। और प्रैक्टिस करेगा तो क्या होगा, उसका स्किल भी फ्री थ्रो का और इम्प्रूव हो जाएगा। कन्वर्सली इफ दे मिस शॉट्स, अब मान लीजिए मैं डाल रहा हूँ, अंदर ही नहीं जा रहा बास्केट के, एंड एक्सपीरियंस नेगेटिव आउटकम्स, उससे नेगेटिव आउट, तो क्या फेंक रहा मत फेंक। क्रिटिसिज्म फ्रॉम द कोच, डिक्रीज प्लेइंग टाइम, दे मे बी लेस मोटिवेटेड टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग फ्री थ्रोज। अब मुझे उस पर क्या मिल रहा है? खराब मिल रहा है, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो मैं काम करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि खराब स्टिमुलस रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये आपका तीनों लॉज हो गए जो हमारे प्राइमरी लॉज थे। एक बार और रिकैप करा देता हूँ। मैंने 3 प्राइमरी लॉज पढ़ाए जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है। एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं? मसल्स को यूज एंड डिसयूज करते हैं, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। लॉ ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट कैसा होना चाहिए हमारा? सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, मतलब लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन इसको कहते हैं। रेडीनेस वाला, कोई भी काम को हम तैयार होंगे तभी कर पाएंगे, तो ये आपके एग्जांपल्स के थ्रू एक चार्ट में समझाया गया है। और कुछ कुछ सेकेंडरी या फिर सब ऑर्डिनेट लॉज होते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट डीप में कोई पढ़ाता नहीं है और कहीं पूछता भी नहीं है, पर अगर दिया गया है तो क्या पता, कोई भरोसा नहीं कहाँ से पूछ दे। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया गया है, फटाफट आपको मैं एक एक लाइन में समझा दूंगा इसको। लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी, लॉ ऑफ एसोसिएशन और लॉ ऑफ कॉन्टिज्यूटी। मतलब ये थोड़ा सा आपके सेकेंडरी लॉज है, सब ऑर्डिनेट लॉ। मतलब मान लीजिए वो मेन लॉज थे, ये सब उतने यूजफुल नहीं है। ठीक है। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी में क्या बोला है? द फर्स्ट इंप्रेशन इज द मोस्ट एंड्यूरिंग, what is learned first is most likely to influence future learning। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी में क्या बोला? जो मैंने पहले सीखा था वो आगे के परफॉर्मेंस पे मेरे हेल्प कर सकता है, आगे कोई चीज सीखने में। मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं। एक टेनिस प्लेयर है हु लर्न्स द करेक्ट ग्रिप फ्रॉम द बिगिनिंग। अब मैं पहले दिन सीख रहे हैं टेनिस का अच्छा से ग्रिप पकड़ते कैसे हैं, बिगिनिंग में सीख लिया, तो मैं उस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा, ताकि जिससे मेरा फाउंडेशन अच्छा हो और करियर में और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊँ। तो वही बोला था लॉ ऑफ प्राइमेसी में, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है अगर मैंने उसको अच्छे से कर लिया, तो वो जो पहला सीखा हुआ चीज था आगे मुझे फ्यूचर लर्निंग में हेल्प करेगा। फिर क्या बोला? लॉ ऑफ रिसेंसी में द मोस्ट रिसेंट लर्निंग और एक्सपीरियंसेस टेंड्स टू बी बेस्ट रिमेंबर्ड। तो जो भी मैंने रिसेंट में पढ़ा है, कोई भी चीज सीखा है, वो अभी जो मैं कोई नया चीज सीखूंगा तो उसमें हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल प्लेयर है, सॉकर प्लेयर माइट रिमेंबर द लास्ट गोल दे स्कोर्ड more vividly than the goal scored in previous matches, reinforcing their confidence। अब एक फुटबॉल प्लेयर है, अभी हर मैच में गोल करते हुए आ रहा है, तो जो उसका रिसेंट का परफॉर्मेंस है उसको कॉन्फिडेंस देगा आगे के परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो रिसेंट लर्निंग अफेक्ट करेगा आपको अभी जो आने वाला लर्निंग है। फिर लॉ ऑफ इंटेंसिटी में क्या बोला है? इंटेंसिटी मतलब आप कोई भी चीज को कितने बार परफॉर्म कर रहे हैं, कितने इंटेंसिटी के साथ। तो द मोर इंटेंस द एक्सपीरियंस द मोर इट विल बी लर्न। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इंटेंस प्रैक्टिस होगा। तो इंटेंस इमोशनल और विविड एक्सपीरियंसेस लीड्स टू बेटर लर्निंग। तो कोई भी चीज को मैं बार बार करूंगा, उसके अंदर घुस के करूंगा, तो क्या होगा? उस चीज में अच्छा हो जाऊंगा मैं। अ फुटबॉल प्लेयर में बेटर रिमेंबर अ क्रूशियल गेम विनिंग टचडाउन बिकॉज ऑफ द इमोशनल हाई एंड इंटेंसिटी ऑफ द मोमेंट। अब एक फुटबॉल प्लेयर है, बहुत ही इंटेंस मैच चल रहा था, लास्ट मैच उसने टच किया, गोल कर दिया, तो उसको क्या होगा? हेल्प मिलेगा, क्योंकि वो उसने ऐसे इंटेंसिफाइड गेम में अपना परफॉर्मेंस दिया जिससे उसको कॉन्फिडेंस मिला, आगे भी वो ऐसे में परफॉर्मेंस दे सकता है। फिर क्या बोला? लॉ ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब मैं कोई चीज को एसोसिएट करके सीख पा रहा हूँ। तो लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड नॉलेज। अब मैं जो नया सीखा हूँ, पुराना सीखा हूँ, दोनों को अगर मैं एसोसिएट कर पा रहा हूँ तो कुछ मुझे हेल्प मिलेगा आगे सीखने में। एक जिम्नास्ट है हु लर्न्स टू फ्लिप बाय एसोसिएटिंग विद द सिमिलर मोशन ऑफ अ समरसॉल्ट दे परफॉर्म इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। अब जो समरसॉल्ट उन्होंने प्रैक्टिस किया था अर्लियर ट्रेनिंग में, अब वो कल को जिम्नास्टिक्स कर रहा है तो उसमें एसोसिएट करके कहीं ना कहीं उसको हेल्प करेगा। फिर क्या बोला? लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी में लर्निंग ऑकर्स व्हेन इवेंट्स आर क्लोज टुगेदर इन टाइम और स्पेस। मतलब मान लीजिए नियरनेस, मेरे आसपास में कुछ हो रहा है, तो क्या होगा? अ लर्नर लर्न्स टू एसोसिएट द साउंड ऑफ अ व्हिसल विद द स्टार्ट ऑफ अ रेस व्हिच हेल्प्स देम प्रिपेयर एंड रिएक्ट क्विकली व्हेन दे हियर इट ड्यूरिंग अ कॉम्पिटिशन। अब मैं प्रैक्टिस कर रहा था क्लैपर का, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने जब रनिंग में प्रैक्टिस किया, ग्राउंड पे तो मैं झंडा दिखा के फ्लैग कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ,
बोला गो तो भाग रहा हूँ। अब एग्जाम में मैं गया परफॉर्मेंस देने के लिए, वहाँ पे क्लैपर बज रहा है, तो क्लैपर बज रहा है तो वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस तो अफेक्ट होगा ना। तो वही बोला है आपका ऐसा प्रैक्टिस करना है जो कंटिन्यूटी में, मतलब नियरनेस में, आसपास हो, तो उस सराउंडिंग में आप करेंगे तो आपका लर्निंग एनहेंस होगा। तो ये आपके सेकेंडरी लॉज थे, बस आपको नाम पता रहना चाहिए, उतने बारे में डिटेल में नहीं पूछता है इसका, पूछता है आपका जो प्राइमरी लॉज है। ठीक है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैसे इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारे हो गए लर्निंग और उसके लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, आपको कुछ डाउट है तो आप बता दीजिएगा यहाँ तक, फिर मैं आगे बढ़ूंगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग पे। आगे बढ़े, सब कुछ क्लियर है? आप एक बार बता दीजिए जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, आप लोग बता दीजिए। कंटिन्यू और फिर ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? लर्निंग पढ़ा, कौन कौन से कुछ कुछ डेफिनेशन भी देखा था मैंने, फिर मैंने बताया था आपको लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज, ठीक है, या फिर सबऑर्डिनेट लॉज। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में। आप क्या समझते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? दो लोग हैं मान लीजिए, इमेज में देखिए, अब मैंने जो यहाँ सीखा है उसको ट्रांसफर कैसे हो रहा है, मतलब कोई भी चीज आपने सीखा है स्किल, वो अगले पे, इंसान पे, या फिर कोई भी अपने लर्निंग पे कैसे इंटरनली या फिर दूसरे पे कैसे अफेक्ट हो रहा है, इमेज से समझ गया, मतलब ट्रांसफर हो रहा है कैसे एक चीज दूसरे पे। तो इसको पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज जनरली डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड्स दैट वेर लर्नड इन वन सिचुएशन टू अनदर लर्निंग सिचुएशन। अब क्या बोला है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये है कि आपका, आपने कोई भी स्किल सीखा हो, आपने कोई भी नॉलेज सीखा हो, या फिर आपका कोई भी बिहेवियर है जो आपने किसी और सिचुएशन में सीखी थी, वो आपके कोई और जब सिचुएशन आएगा तो उस पर कैसे ट्रांसफर हो रहा है। अब ट्रांसफर कैसे होता है? कोई चीज मुझे पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकती है, कोई चीज मुझे नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है, या फिर हो सकता है कि दोनों चीज जो ट्रांसफर हो रही है उनमें कोई रिलेशन भी नहीं हो रहा, कोई ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, दोनों चीज अलग हो रही है। So this important learning concepts highlights the fact that how a person transfer their knowledge and skills from one problem solving situation to another। तो इस बारे में बात करता है कि एक चीज कैसे दूसरे को सॉल्व कर सकती है या फिर प्रॉब्लम कोई भी चीज अफेक्ट कर सकती है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ऑकर्स when a person learning in one situation influences his learning and performance in other situations। क्लियर है? इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, एक चीज दूसरे सिचुएशन में कैसे अफेक्ट हो रही है, जब आपने यहाँ सीखा था वो चीज यहाँ पे। तो ये डेफिनेशन दिया था आपका किसने? एमएल बिगे ने। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ने पूछता है ये डेफिनेशन किसने दिया है। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अलग अलग प्रकार है, उनको हम देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में। ठीक है, इन लर्निंग ट्रांसफर वन एक्शन हैज एन इफेक्ट ऑन अनदर। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दिया? अर्नेस्ट हिलगार्ड ने दिया है। तीन डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के। ठीक है, पहला मैंने बताया एमएल बिगे वाला, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ऑकर्स व्हेन अ पर्सन लर्निंग इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस हिज लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इन अदर सिचुएशंस। तीनों ने एक ही चीज बताया, बस अलग अलग फ्रेम करके बोला हुआ है। इन लर्निंग ट्रांसफर वन एक्शन हैज एन इफेक्ट ऑन अनदर, ये दिया आपका अर्नेस्ट हिलगार्ड ने। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन दिया है आपका गुथरी ने, लर्निंग ट्रांसफर्ड कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग एंड इंप्लीमेंटिंग बिहेवियर। अब इन्होंने बिहेवियर पे मुख्य तौर पे फोकस किया, इम्फेसाइज किया है, बाकी तो तीनों ने एक ही चीज ही बोली है। और एक आपका थ्योरी है इस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से जो पूछता है एग्जाम्स में,
थियोरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। आइडेंटिकल एलिमेंट्स मतलब मान एलिमेंट्स क्या होता है, कोई भी चीज है, मान लीजिए ये, मान लीजिए कैप है ये पेन का, तो ये क्या है, आइडेंटिकल एलिमेंट है। मैं इसको जान रहा हूँ, नहीं जान रहा हूँ मान लीजिए, अब इसको मैं फोन को जान रहा हूँ कि ये फोन है, जान रहा हूँ, तो क्या बोला इन्होंने, आइडेंटिकल एलिमेंट मतलब समझ गया ना, ये नॉन आइडेंटिकल एलिमेंट है। मैंने ऐसे दिखाया तो आप लोगों को एक बार समझने में टाइम लगा होगा कि ये चीज क्या है, पर मैंने वही चीज ये दिखाई तो आप क्या कर पाए, इसको आइडेंटिफाई कर पाए। दोनों तो एलिमेंट है, कोई ना कोई समान है। अब समझेंगे इस लॉ में बोला क्या है। तो अकॉर्डिंग टू हिम मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑकर्स फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर इन विच देयर आर मोस्ट सिमिलर और आइडेंटिकल एलिमेंट्स। तो मतलब आपने देखा, आपने फोन चलाते हैं घर पे, अब मैंने आपको फोन दिखाया तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर पाए कि यार ये भी फोन है, पर आपने इसको देखा नहीं होगा ये क्या है। अब फिर मैंने बताया ना कि ये पेन का कैप है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाए। तो इन्होंने ये बोला है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसमें ऐसा होता है, ये एक सिचुएशन में दूसरे सिचुएशन में, जब हम कोई भी चीज को आइडेंटिफाई कर पाए, जो भी एलिमेंट्स है उस दो चीज में, उन दोनों को हम आइडेंटिफाई कर पाए। एग्जाम्पल समझेंगे और आगे। द डिग्री ऑफ ट्रांसफर इंक्रीजेस एज द सिमिलैरिटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो क्या बोला, डिग्री ऑफ ट्रांसफर हमारा अच्छा होगा एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन पे जितना सिमिलैरिटी एलिमेंट्स होगा। जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे साइकिल और बाइक का, ठीक है, हियर द ट्रांसफर इज वेरी फास्ट। अब मान लीजिए मैं साइकिल चलाता था और फिर कल को बाइक चलाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर बहुत जल्दी होगा। मैं साइकिल चलाते चलाते बाइक भी चलाना सीख लूंगा। क्यों सीखूंगा, क्योंकि दोनों में मैं व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये व्हीकल्स क्या है, आपका एलिमेंट है। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपको बोला थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स में, जिसको किसने दिया था, ईएल एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था, जिन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग दिया है। ठीक है, तो ये था आपका इस लॉ के बारे में। अब हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के बारे में और अच्छे से, कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जो भी हमने सीखा है वो अफेक्ट कैसे करता है। अब इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, जीरो ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, इन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे डिटेल में। एक होता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने यहाँ सीखा वो चीज मुझे यहाँ पे हेल्प कर रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। नेगेटिव मतलब क्या समझ रहे हैं आप, मैंने यहाँ सीखा पर वो चीज यहाँ पे मुझे नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, मतलब हिंडर कर रही है मेरे परफॉर्मेंस को। जीरो ट्रांसफर मतलब मैंने यहाँ सीखा और यहाँ सीखा, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। फिर आगे बात करेंगे। तो पॉजिटिव ट्रांसफर में क्या बोला है, ऑकर्स व्हेन लर्निंग वन स्किल एनहांसेस द परफॉर्मेंस ऑफ अनदर। फॉर इंस्टेंस अ टेनिस प्लेयर एक्सपीरियंसेस विथ सर्विंग कैन पॉजिटिवली ट्रांसफर टू देयर वॉलीबॉल सर्व। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या था, स्किल को वहां पे स्किल एनहेंस करने में, कोई भी काम करने में हेल्प कर रहा है। मान लीजिए एक टेनिस प्लेयर है, क्या कर रहा है, सर्विंग की प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, अब मैं टेनिस के सर्व कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा है, जब मैं वॉलीबॉल सर्व करने जाऊंगा तो क्या होगा, पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, क्योंकि टेनिस का सर्व भी ऐसे कर रहा था मैं और वॉलीबॉल सर्व भी ऐसे कर रहा हूँ, तो दोनों क्या हो रहा है, पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है। तो ये मेरा हो गया पॉजिटिव ट्रांसफर। अब हम बात करेंगे नेगेटिव ट्रांसफर के बारे में। तो हैपेंस व्हेन लर्निंग वन स्किल इंटरफेयर्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ अनदर। ठीक है, अब नेगेटिव ट्रांसफर में क्या हो गया, आपने एक चीज सीखा था स्किल, अब वो आपको इंटरफेयर कर रहा है, आपका बाधा की तरह काम कर रहा है, हिंड्रेंस की तरह काम कर रहा है दूसरा स्किल को या फिर दूसरा परफॉर्मेंस में। फॉर एग्जाम्पल अ गोल्फर हु हैज लर्न टू स्विंग अ गोल्फ क्लब। अभी गोल्फर है, उसने स्विंग करना सीखा है, ठीक है, गोल्फ क्लब का, विद सर्टेन टेक्निक्स मे एक्सपीरियंस नेगेटिव ट्रांसफर व्हेन ट्राइंग टू स्विंग अ बेसबॉल बैट। अब मैंने गोल्फ में ऐसे स्विंग कर रहा था, अब बेसबॉल बैट में मुझे ऐसे स्विंग करना है, तो क्या हो रहा था, मैंने गोल्फ का प्रैक्टिस किया हुआ है, तो जब मैं जाऊंगा बेसबॉल में खेलने के लिए, तो जो मैंने गोल्फ में सीखा है वो मुझे नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है बेसबॉल के हिसाब से, तो ये नेगेटिव ट्रांसफर हो गया। जीरो ट्रांसफर क्या हो गया, टेक्स प्लेस व्हेन लर्निंग वन स्किल हैज नो इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अनदर। एक स्किल सीखा था मैंने, उस दूसरे पे कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, तो वो आपका जीरो ट्रांसफर हो गया। एन एग्जांपल वुड बी अ बास्केटबॉल प्लेयर्स फ्री थ्रो शूटिंग हैव नो इम्पैक्ट ऑन देयर एबिलिटी टू परफॉर्म जिम्नास्टिक्स रूटीन। अब एक बास्केटबॉल प्लेयर है जो शूटिंग कर रहा है और दूसरा जिम्नास्ट है जो रूटीन अपना परफॉर्म कर रहा है एक्सरसाइजेस का, तो दोनों का कोई लेन देन है नहीं है, तो ये जीरो ट्रांसफर है। अब हम बात करते हैं कुछ कुछ नई चीजों के बारे में जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। अब है बाइलेटरल ट्रांसफर। बाइलेटरल एक होता है, यूनिलेटरल भी होता है। जैसे मान लीजिए यूनिलेटरल मतलब मैं कोई भी चीज एक हाथ से सीख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एक हाथ से लिखूंगा, कल भी लिखूंगा एक हाथ से लिखूंगा। लिखते किससे, एक ही हाथ से लिखते हैं। खाना किसे खाते हैं, एक ही हाथ से खाते हैं। तो ये क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही चीज के बारे में बात कर रहा था। जब आप बाइलेटरल ट्रांसफर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या, बाई मतलब होता दो, लेटरल ट्रांसफर हो रहा है दो चीज में, तो दिस रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन लिम्ब टू अनदर। मैंने वन लिम्ब से कोई चीज सीखा, अब वो दूसरे में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, बाइलेटरल ट्रांसफर। मान लीजिए क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए डंबल है, अब मैं डंबल उठा रहा हूँ तो क्या होता है,
तो मेरा दूसरा हाथ भी कहीं ना कहीं मूव करता है, ठीक है, भले मेरे हाथ में वेट ना हो। तो ये क्या हो रहा है, बाइलेटरल ट्रांसफर हो रहा है। अब मैं जैसे पेन लिख रहा हूँ, अब पढ़ता हूँ तो ऐसे कैसे पढ़ता हूँ, पेन यहाँ पे नीचे देख रहा हूँ, पेन में लिख रहा हूँ, कॉपी में हाथ कहाँ रखा हूँ, यहाँ रखा हूँ। तो जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो इस पे अफेक्ट हो रहा है, तो ये मेरा होता है बाइलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल में क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही काम हो रहा था, बाइलेटरल में दोनों जगह ट्रांसफर हो रहा है जब आप कोई ये काम को कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, प्रैक्टिसिंग अ स्किल विथ वन लिम, लिम मतलब आपका हाथ पैर एक हो गया, लिम, ठीक है। तो प्रैक्टिसिंग अ स्किल विथ वन लिम कैन लीड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस विद द अदर ऑन द सेम टास्क। तो अब मैं इस पे लिखना सीख रहा था, जब मैं इस पे हाथ राइट हैंड से लिखना प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड से भी प्रैक्टिस करूंगा, तो मैं राइट से भी लिखना सीख रहा हूँ तो लेफ्ट से भी सीखते जाऊंगा। ऐसा इस लॉ में बोला है बाइलेटरल ट्रांसफर में। अब आता है प्रोएक्टिव ट्रांसफर। प्रोएक्टिव मतलब क्या हो गया, जैसे कुछ लोग होते हैं जो एकदम लेजी होते हैं, बहुत ही काम को लास्ट टाइम पे करते हैं, कुछ होते हैं जो चलो कर लेंगे, और कुछ होते हैं प्रोएक्टिव होते हैं, मतलब पहले से उसको पता रहता है कि कब होगा, मैं पहले सब चीज काम डन ना डन रहता है, तो वो होता है प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव ट्रांसफर में क्या बोला है, अ प्रीवियसली लर्न स्किल इन्फ्लुएंसेस द स्किल वन इज करेंटली लर्निंग। जो मैंने पहले से सीखा हुआ है कोई स्किल, अब मैं करंट का कोई स्किल सीख रहा हूँ तो उसमें वो हेल्प कर रहा है, तो ये होता है आपका प्रोएक्टिव ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, थ्रोइंग विल हेल्प यू लर्न द वॉलीबॉल सर्व। आपको अब आपने थ्रोइंग पहले सीखा हुआ है, थ्रोइंग करना है, बॉल आ रहा है, बॉल फेंकना है, तो कहीं ना कहीं वॉलीबॉल सर्व करेंगे, तो आपने जो थ्रोइंग पहले सीखा था वो वॉलीबॉल सर्व में हेल्प करेगा, तो ये हो गया मेरा प्रोएक्टिव ट्रांसफर। फिर क्या हो गया, रेट्रोएक्टिव ट्रांसफर। अब इसमें क्या बोला है, व्हेन अ न्यूली लर्न स्किल हेल्प्स वन परफॉर्म अ स्किल ही और सी ऑलरेडी नोज। अब मान लीजिए मैंने कोई स्किल सीखा नया, अब मैं देख रहा हूँ यार ये स्किल तो मुझे पहले से आता था, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, लर्निंग द टेनिस सर्व मे हेल्प यू टू बेटर एंड ओवर आर्म थ्रो इन क्रिकेट। अब यहाँ पे क्या हो, रेट्रो, आपने कोई चीज पहले सीखी हुई थी, पर आपने मान लीजिए टेनिस सीखा, अब टेनिस सीखा तो आपने सर्विंग का सीख लिया, आपने ऐसे करते हैं, इस एंगल पे हाथ ले जाते हैं तो अच्छा स्मैश जाएगा, बॉल सीधा जाएगा। तो जो ये सीखा है आपने, अब आप पहले ऐसे थ्रो करते थे, फिर आप सीखेंगे कि यार आर्म थ्रो में क्रिकेट में ऐसे करना है, तो ये रेट्रो एक्टिव ट्रांसफर मतलब कहीं ना कहीं जो नई लर्निंग है आपकी पुरानी लर्निंग को थोड़ा सा और इंप्रूव कर दे रही है, जो आपने पहले से सीखा हुआ है। फिर क्या बोला है, एप्लीकेशन ट्रांसफर। तो व्हेन प्रीवियसली लर्निंग इज अप्लाइड सक्सेसफुली टू लाइफ सिचुएशंस और प्रॉब्लम लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट। अब मैंने कोई चीज पहले से सीखी हुई है, वो मेरे नई सिचुएशन में हेल्प कर रही है, या फिर नई जीवन में मेरे लाइफ स्किल्स में तो मुझे इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो ये आपका एप्लीकेशन ट्रांसफर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल वुड बी अ टेनिस प्लेयर अप्लाइंग द स्किल ऑफ पोजिशनिंग एंड रैपिड फुटवर्क इन बैडमिंटन विच रेगुलरली रिक्वायर सिमिलर एजिलिटी एंड मूवमेंट अक्रॉस द कोर्ट। मतलब मैंने कोई चीज यहाँ सीखी थी, कोई भी स्किल, उस स्किल में मैंने पोजिशनिंग सीखी थी, मोबिलिटी कैसे करना है, मूवमेंट कैसे करना है, तो वो जो स्किल सीखी थी वो अलग काम में हेल्प कर रहा है, तो ये आपका एप्लीकेशन ट्रांसफर होगा, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ ट्रांसफर किया उस स्किल को, तो ये अप्लाई किया जब मैंने जो चीज यहाँ सीखी थी, तो ये मेरा हो गया एप्लीकेशन ट्रांसफर। तो ये आपका हो गया ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, जो भी मेरा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग था। लर्निंग बोलिए या फिर ट्रेनिंग बोलिए। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग के बारे में। यहां तक क्लियर है आपको? आप एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वेट कर लेता हूं। हर टॉपिक के बाद एक बार पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है कंसेप्ट। साइकोलॉजी ऐसा है कि बोलते जाओ सब आप सुनते जा रहे हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग के क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू एनहांस टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड स्टूडेंट रिटेंशन। तो क्या बोला, मतलब ये जो लर्निंग के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, ताकि लर्निंग के इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके और बच्चे उसमें लंबे समय तक कोई चीज को याद कर पाए, रिटेन कर पाए, स्टूडेंट रिटेंशन इंप्रूव हो पाए, उनका एंगेजमेंट रहे क्लासरूम में, मोटिवेशन रहे। ये आपका मेंस एग्जाम से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। तो क्या बोला है, एक्टिव एंगेजमेंट एनहेंसेस रिटेंशन। एक्टिव एंगेजमेंट मतलब मान लीजिए आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्टिवली एंगेज हो रहे हैं बार बार, तो क्या होगा, रिटेंशन हमारा जुड़ा रहेगा, बना रहेगा, कोई चीज को हम रिकॉल कर पाएंगे, लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे। तो लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज विद द मटेरियल। अब आप मटेरियल से रूबरू हैं, एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं, तो आपको लर्निंग इफेक्टिवली अफेक्ट होगी। टेक्निक्स क्या क्या बोला, जैसे
such as problem solving, role playing, and hands on activities promote deeper understanding and better retention compared to passive listening. So active learning strategies include small group work and stimulations have shown to increase students' interest, motivation and the development of critical thinking, problem solving and social skills. तो यही बोला है। अब आप कोई भी चीज को मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। अब आपको उसका हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कुछ आइडिया नहीं कि यार सर ने ऐप में डाल दिया कोर्स, अब इसमें नोट्स कहाँ मिलेगा, लेक्चर कहाँ मिलेगा, तो सब चीज मैंने क्या किया है, सिस्टमेटिकली ऐप में अरेंज किया हुआ है ताकि आप इजीली वहां पे पहुंच पाए, आपको मिल पाए। तभी आप उसमें एक्टिवली जब एंगेज करेंगे, बार बार देखेंगे, तभी तो उस चीज से आप फायदा उठा पाएंगे, तभी आपकी बाकी स्किल्स और इम्प्रूव होंगी। फिर क्या बोला है, प्रायर नॉलेज शेप्स न्यू लर्निंग। प्रायर नॉलेज मतलब क्या, जो मुझे पहले से पता है। जब मुझे कुछ पहले से पता रहता है उस टॉपिक के बारे में, तो क्या होता है कि मेरी जो नई लर्निंग होती है और अच्छा होता है, शेप्स। तो प्रायर नॉलेज शेप्स न्यू लर्निंग। अब होता है ना कि मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा है, मुझे पहले से उस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, अब टीचर पढ़ा रहा है उसमें, तो क्या होगा, मुझे जो पता था मुझे, और उसमें में शेपनेस आएगा, मतलब और इम्प्रूवमेंट आएगा उस चीज में। तो न्यू इन्फॉर्मेशन इज मोर इजिली अंडरस्टूड एंड रिटेन व्हेन इट कनेक्ट्स टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो नया चीज मैं अच्छे से सीख पाऊंगा अगर मैं कनेक्ट कर पाऊंगा जो मुझे पहले से पता है एग्जिस्टिंग नॉलेज में। तो दिस प्रिंसिपल अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग अपॉन व्हाट लर्नर्स ऑलरेडी नो एंड फैसिलिटेटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ न्यू कंसेप्ट्स इनटू देयर कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। जो भी आपका साचा है आपको समझने का कॉग्निटिव, उसमें अगर मैं ढाल पा रहा हूँ जो आपने पहले से सीखा है, तो आप अच्छे से और लर्निंग कर पाएंगे। फिर क्या बोला थर्ड वाले पॉइंट में, स्पेस्ड रिपीटिशन स्ट्रेंथेंस मेमोरी। स्पेस मतलब समय के अंतराल के बाद आप कोई भी चीज को पढ़ रहे हैं उसको क्या करें, रिपीट करें, मतलब रिवाइज करें, बार बार पढ़े, तो क्या होगा, आपका मेमोरी स्ट्रेंथन होगा। तो स्पेसिंग आउट लर्निंग सेशंस ओवर टाइम रेदर देन क्रैमिंग। क्रैमिंग मतलब मान लीजिए रट्टा मार रहा हूँ, इतना सारा नॉलेज एक ही दिन में सारा भर लिया मैं और रिवाइज ही नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होगा, कुछ बल्ले में पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, रिटर्न कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो लीडिंग टू मोर रोबस्ट मेमोरी फॉर्मेशन, पूरा कचड़ा भर जाएगा, ठीक है। तो स्पेस लर्निंग इन्वॉल्व्स रिपीटेड एक्सपोजर टू मटेरियल एट इंक्रीजिंग इंटरवल्स विच एनहांसेस लॉन्ग टर्म रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। वही बोला है, बार बार मुझे रिपीट करना चाहिए। अब आते हैं रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट इंप्रूव्स लर्निंग। अब मैं बोल दूंगा कोई आपकी इमेजिनरी बातें कर रहा हूँ क्लास में, ऐसा जो रियलिस्टिक है ही नहीं, तो मतलब होगा आपका लर्निंग इंप्रूव नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं अगर बात करूंगा रियल वर्ल्ड, आपके लाइफ एग्जांपल्स दूंगा, स्पोर्ट्स के एग्जांपल्स दूंगा, क्योंकि आप स्पोर्ट्स वाले हैं, तो आप जो रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट की बात करो तो उससे आपका इंप्रूवमेंट होगा लर्निंग में। तो लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज कंटेक्चुअलाइज्ड विद रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको यूएस ओपन, कल रात को मैच चला था, तो क्या है, हमारा लाइव एग्जांपल है, अभी चल रहा है रियल वर्ल्ड में। तो एडल्ट्स इन पर्टिकुलर बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट आर रेलिवेंट एंड एप्लीकेबल टू देयर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ लीडिंग टू बेटर एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। वही बोला है सब चीज आपका कॉमन पॉइंट। फिर क्या बोला है, फीडबैक फ्यूल्स इंप्रूवमेंट। अगर कोई भी चीज का आपको फीडबैक मिल रहा है, तो गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए रहता है, तब वो चलता है, फ्यूल की तरह काम करता है। अब मुझे पढ़ने के लिए मुझे फीडबैक मिल रहा है, मुझे कोई गाइडेंस मिल रहा है कि बता रहा है भाई ऐसे मत कर, ऐसे कर, तो क्या होगा, मेरा इंप्रूवमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा। तो टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ऐसा फीडबैक जो आपको हेल्प करे कि तू गलत है, सही कर। हेल्प्स लर्नर आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, मुझे पता चल पाएगा मेरे में कमी क्या है, इस एरिया में मुझे काम करना चाहिए। एंड रीइंफोर्सेस करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, और मुझे हेल्प करेगा ताकि मैं अच्छा अंडरस्टैंडिंग को ले पाऊं। तो फीडबैक कैसा होना चाहिए, फीडबैक विल बी स्पेसिफिक, एक्शनेबल एंड डिलीवर्ड प्रॉम्प्टली टू बी मोस्ट इफेक्टिव। आपका वो स्पेसिफिक होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं हाँ ठीक है कर लो, बताऊंगा भाई ऐसे कर, एक्शनेबल होना चाहिए और अच्छे से उसको बताना चाहिए, डिलीवर प्रॉम्प्टली होना चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली काम करे। फिर क्या बोला है, इमोशनल कनेक्शंस एनहांसेस लर्निंग। अब आप मान लीजिए कोई टीचर होते हैं पढ़ाते हैं, अब बताएंगे कि यार मेरे घर में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, इमोशनल कनेक्शन जोड़ेंगे, बच्चों को बताएंगे कि आज मैंने ये किया, ऐसा चल रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कॉलेज में LNIP में, आप भी कॉलेज में हैं, आप जब रिलेट कर पाएंगे कि सर भी यहाँ क्लास जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे ले रहे हैं, फिर आगे क्लास ले रहे हैं, तो कुछ अगर हमारी इमोशनल कनेक्शन जुड़ जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं लर्निंग को एनहेंस करती हैं। तो इमोशनल प्लेज a significant role in learning. Materials that evoke strong emotional responses are more likely to be remembered. अब जहां इमोशन जुड़ता है उस चीजों को इंसान लंबे समय तक याद करके रखता है। तो क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड इमोशनली एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कैन एनहेंस मोटिवेशन एंड रिटेंशन। तो ये चीज मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगी और साथ साथ रिटेंशन भी बढ़ाएगी। अब क्या बोला, लर्नर्स ऑटोनॉमी प्रमोट्स मोटिवेशन। अब लर्नर्स को हमेशा नहीं कि स्टूडेंट्स
टीचर सेंट्रिक होना चाहिए, आज ये करो, कल ये करो, परसों ये करो। लर्नर्स को छोड़ दो, स्टूडेंट सेंट्रिक रहो, जो तुम्हें करना है, जैसा तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम वैसा करो। तो जो भी लर्नर होगा उसको क्या मिलेगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा करने के लिए। allowing learners to have some control over their learning processes such as choosing topics और methods। मैंने बोल दिया आपको लेसन लेना है, अब मैंने बोल दिया टॉपिक आप अपने हिसाब से चूज करके आओ, तो क्या किया मैंने, आपको आजादी दे दी, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। पर मैंने बोल दिया आपको इसी टॉपिक पे लेसन लेना है, तो आप उस पर मोटिवेशन होगा नहीं यार कौन सा टॉपिक दे दिए, आपको मजा ही नहीं आएगा उसमें काम करने में, आप उतना मोटिवेटेड ही नहीं रहेंगे अपने लेसन को डिलीवर करने में, आपका एंगेजमेंट उतना रहेगा ही नहीं। तो ऑटोनॉमी सपोर्ट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब ऑटोनॉमी मतलब मैंने आजादी है, मतलब मेरे ऐसा काम करूंगा ना जो मेरे अंदर से आ रहा है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाला एंड एनकरेजेस आर डीपर कमिटमेंट टू लर्निंग, और मुझे उसमें अच्छे से कर पाऊंगा। तो जो भी मैंने प्रिंसिपल्स पढ़ी, आपने पढ़ा था ना इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जो भी हमने प्रिंसिपल्स पढ़ी, अगर हम उनको इंटीग्रेट करेंगे दिस प्रिंसिपल्स इनटू एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, जो भी हम पढ़ते हैं, तो इंस्ट्रक्टर्स जो भी होते हैं, टीचर्स, can create more effective and engaging learning experiences that cater to the cognitive and emotional needs of learners। जो भी लर्नर्स हैं उनको सीखने में हेल्प करेगा, उनके इमोशंस को जोड़ पाएगा और वो अच्छे से पार्टिसिपेट करके कोई भी चीज को सीख पाएंगे। तो ये हमारा लर्निंग, उनके लॉस, उनके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और उनके प्रिंसिपल्स, ये पूरा आज का क्लास आपका कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस इस टॉपिक से जो आपके PYQs आए हुए हैं, जो पिछले 4 बार LT ग्रेड के एग्जाम्स हुए हैं, लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के टॉपिक से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं PYQs फ्रॉम दिस टॉपिक्स। तो आपको आंसर करना है चैट बॉक्स में, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कौन सा प्रिंसिपल है, ध्यान से समझिएगा तब आप आंसर दे पाएंगे इसका, कि कौन सा प्रिंसिपल है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का। एसोसिएटेड प्रोसेस थ्योरी है, एसोसिएटेड मतलब जोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं आप। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था आपको मोबाइल वाला, आइडेंटिकल एलिमेंट्स वाला। इमिटेशन प्रिंसिपल, इमिटेट मतलब कॉपी करना, आपको भी चीज पूरा टली है उसी को कॉपी करते जा रहे हैं, और चौथा बोला आपका पॉजिटिव ट्रांसफर। तो विच इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, आप बताइए चैट बॉक्स में। देखिए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका 10, 9, 8, 7, 6, 5, आंसर करिए, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ। 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का आपका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स मतलब मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको फोन का, ये 2 फोन है, अब आपके पास ये फोन है, मेरे पास ये फोन है, तो मैंने यहाँ पे जो देखा था वो चीज यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये अफेक्ट हो रहा है, तो एक दूसरे को हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो मैंने थ्योरी बताई थी ना आइडेंटिकल एलिमेंट्स वाला, वो यहाँ पे यूज हो रहा है आपका। द डेफिनेशन गिवन बाय स्किनर रिगार्डिंग लर्निंग इज, अब जो BF स्किनर के द्वारा डेफिनेशन दिया गया था लर्निंग का, वो क्या है। अगर आपने इनका ऑपरेंट कंडीशनिंग का थ्योरी पढ़ा होगा इन्होंने दिया हुआ है, तब ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग में दिया था ना, कोई भी चीज हमारी अफेक्ट होती है कब, जब उसमें रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, मतलब कोई चीज मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला तो मैं करूंगा, नहीं मिल रहा है तो नहीं करूंगा। तो एक डेफिनेशन दिया है लर्निंग के बारे में, स्किनर जो लॉज ऑफ लर्निंग है आगे है ना, थ्योरी ऑफ प्लेस में आगे टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे तब आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। अगर आपको अभी नहीं पता है तो इन्होंने क्या दिया था BF स्किनर ने रिगार्डिंग लर्निंग इज दैट लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट इन बिहेवियर। इन्होंने बिहेवियर के बारे में बात करी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर इज व्हाट। लर्निंग क्या है, अगर हम एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में कर रहे हैं तो क्या है, उसको क्या बोलेंगे हम, लर्निंग साइकिल बोलेंगे। लर्निंग साइकिल घूम रहा है, नहीं बोलेंगे। नेगेटिव एक्विजिशन, तो कोई चीज नेगेटिव सीखना, कहीं से मेल नहीं खा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलेंगे। मतलब जो मैंने यहाँ सीखा था वो यहाँ पे हेल्प कर रहा है, तो ये मेरा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा। अब प्लेटू क्या हो गया, प्लेटू हो गया मतलब मान लीजिए कोई चीज आप सीख रहे हैं, सीखते सीखते बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, ग्राफ जा रहा है, अब मैं यहाँ पहुंच गया अपने एलाइट लेवल पे, तो क्या हो गया, अब मेरे यहाँ पे कंसोलिडेट करूंगा, अब इससे ऊपर नहीं जा सकता, मेरा लेवल यहीं तक था, फिर मैं यहाँ से धीरे धीरे नीचे आ जाऊंगा। जो मैंने टॉप लेवल पे पहुंचा है ये ग्राफ में, ये मेरा क्या हो गया, प्लेटू हो गया, मतलब पहाड़, मतलब यहाँ तक मैं जा सकता हूँ। ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रोफाउंडेड बाय, ठीक है, ये भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है, ये आपका उसका थ्योरीज ऑफ प्ले का क्वेश्चन है, आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है,
लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, इसको आंसर करिएगा आप। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग व्हाट? नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर और कैरेक्टर। तो लर्निंग क्या है? आपका प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर है आपका, ठीक है। अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा इसका। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर। तो इसी के साथ हमारा ये 2 टॉपिक साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन के कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे लेक्चर्स, और पढ़ते जाइएगा, मैं आपको एक एक चीज़ की प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है, आज की क्लास। सब कुछ क्लियर है? आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? कुछ पूछना है आपको तो आप बता दीजिए, नहीं तो फिर क्लास को यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे कल की लाइव क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पे आपकी वापस अगले टॉपिक में, और अगले टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप अच्छे से पढ़िएगा। एक बार जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको उसको नोट्स को भी ऐप में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप ऐप को नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और प्रिंट कराना तो प्रिंट करा सकते हैं, नोट्स बनाना तो नोट्स बना सकते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। प्रैक्टिस एमसीक्यू मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, 1-2 दिन में प्रिपेयर करके चैप्टर वाइज करवाऊंगा। टेस्ट डाल दूंगा ऐप में, जो आपको जैसे एग्जाम में एमसीक्यू टेस्ट होगा, ऐप में ही खुल जाएगा आपका टेस्ट। और फिर मेंस की भी करा दूंगा प्रैक्टिस, ठीक है। एक बार कंप्लीट करा लें दो फटाफट, मैं आपकी सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, यू ऑल कैन लीव नाउ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। गुड नाइट, सॉरी रात को क्लासेस लेते हैं। गुड आफ्टरनून, बाय।